अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ इस दफ़ा, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की फ़िज़िक्स की बुक के हैं। ठीक है, और आपकी सीरीज़ चल रही है। पहले ही मैंने 10th 11th 12th और 13th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए। उम्मीद है वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर किसी ने नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पर देख सकता है, प्लेलिस्ट एजुकेशन के अंदर। तो अभी हम बिना टाइम ज़ाया किए चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास। उसमें हमें ये कह रहे हैं कि 12 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस अ कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर के अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस 6 किलो ओम है, उसके अक्रॉस 12 वोल्ट अप्लाई किए। कहते हैं फाइंड दी करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कहते हैं उससे पास होने वाला करंट बताएं कितना है। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर आपने फाइंड करना है। और दूसरे साथ ही एक और पार्ट पूछते हैं कि हाउ मच चार्ज पासिस थ्रू इट्स एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 आवर। बताएं एक घंटे में, टाइम कितना है 1 आवर, एक घंटे यानी 3600 सेकेंड्स में कितना चार्ज यानी क्यू जो है वो पास करेगा उस कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, तो डेटा इसका किस तरह है। डेटा कुछ यूं है कि वो बोल रहे हैं वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 6 किलो ओम्स है यानी 6000 ओम्स सॉरी। करंट आपने फाइंड करना है और चार्ज आपने फाइंड करना है जब टाइम 1 आवर यानी 3600 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस और करंट के इक्वल होगी, प्रोडक्ट की इक्वल होगी। हमने तो आई निकालना है तो आर को डिवाइड कर देंगे वी के नीचे, तो V डिवाइडेड बाई आर हमारे पास आई आ जाएगा। अगर हमने आई निकालना है तो V की वैल्यू ऊपर 12 वोल्ट, आर की वैल्यू नीचे 6000 ओम्स रखेंगे। वोल्ट्स और ओम्स से हमारे पास एम्पेयर आ जाता है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, जो कि 2 मिली एम्पेयर के बराबर है। ठीक है, 2 इंटू हमने मिली एम्पेयर लिख दिया नीचे। ठीक है, आंसर हमारे पास 2 मिली एम्पेयर आ गया करंट का। अब अगले पार्ट में उसने कहा था चार्ज निकालें जब टाइम 3600 सेकेंड्स हो यानी 1 आवर हो। तो यहाँ पे अब ये देखें, जैसा कि हमें पता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, सही है। तो क्यू किसके बराबर होगा, आई मल्टीप्लाई टी के, जब टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने तो क्यू निकालना है, आई भी हमें पता चल चुका है अब 2 इंटू 10⁻³ एम्पेयर है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और टाइम हमें पता है 3600 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एम्पेयर सेकंड से हमारे पास कूलम्स आ जाएंगे, ये सी है कूलम, 26 नहीं है। ठीक है, और जो 2 इंटू 10⁻³ इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 7.2 कूलम्स आपके पास चार्ज आ गया। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं नाउ, अदरवाइज नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा। अब दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है वो कहता है जी, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म या ड्यूरिंग लाइटनिंग 15,000 एम्पेयर करंट इज स्टेब्लिश्ड व्हेन 40 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ ट्री। जब एक दरख्त से 40 कूलम चार्ज पास करता है तो वो कहता है 15,000 एम्पेयर करंट स्टैब्लिश होता है। सिर्फ 40 कूलम चार्ज पास करने से 15,000 एम्पेयर करंट स्टैब्लिश हो रहा है थ्रू अ ट्री, एक दरख्त के थ्रू। ठीक है, जबकि बादलों और ग्राउंड के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 1000 वोल्ट का। कहते हैं व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द लाइटनिंग बोल्ट। ये जो बिजली का जो थंडर है उसकी लाइटनिंग बोल्ट की ड्यूरेशन कितनी है, टाइम कितना लगा, कितने टाइम में ये अकर हुआ फिनोमिना, और पावर कितनी थी उस लाइटनिंग बोल्ट की। तो आपने क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ लाइटनिंग बोल्ट फाइंड करनी है। ठीक है, और ड्यूरेशन फाइंड करनी है, कितनी देर के लिए ये बिजली का झटका आया आपको, मतलब उस दरख्त को, और पावर कितनी डिलीवर की उसने, और वोल्टेज कितनी क्रिएट हुई थी क्लाउड्स और ग्राउंड के दरमियान, 1000 वोल्ट कूलम, 40 कूलम चार्ज पास हुआ था ट्री के क्रॉस, और 15,000 एम्पेयर करंट स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा डाटा है। सोल्यूशन पे जाते हैं डायरेक्टली। ए पार्ट सबसे पहले हमें ड्यूरेशन फाइंड करनी है, जितनी ड्यूरेशन उसकी थी थंडरबोल्ट की। ठीक है, तो हमें पता है जैसे क्यू बाई टी आई के बराबर होता है करंट के। अगर हमने टाइम निकालना है तो टाइम उधर चला जाएगा, करंट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। सिंपली वैल्यूज पुट करें, 40 कूलम चार्ज की वैल्यू है, 15,000 एम्पेयर करंट की वैल्यू है, डिवाइड करें कूलम डिवाइडेड बाय एम्पेयर, हमारे पास सेकंड होता है। किस तरह से, क्योंकि करंट होता है एम्पेयर, करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड उधर चला जाएगा, एम्पेयर इधर आ जाएगा, तो कूलम्स डिवाइडेड बाय एम्पेयर हमारे पास सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे कूलम्स ओवर एम्पेयर हमने सेकंड लिख दिया। 2.673 इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 10⁻³ तो ये बन जाएगा मिली, 10⁻³ मिली के बराबर होता है, इसको ये मिली प्रीफिक्स है हमारा। तो 2.67 मिली सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया हमारा। ठीक है, ड्यूरेशन आ गई थंडरबोल्ट की। बी पार्ट में हमने पावर डिलीवर्ड निकालनी, तो पावर आपको पता है आई वी के बराबर होती है। आई कितना है 15,000 एम्पेयर, वी कितना है 1000 वोल्ट्स।
सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 15 इंटू 10⁻³ ये है, 10⁻³ ये है, एम्पेयर इंटू वोल्ट हमारे पास वॉट के बराबर आ जाएगा। ये 3 और 3 मिलकर 10⁻6 हो जाएंगे। 10⁻6 को हम वॉट लिखते हैं, मेगा लिखते हैं, 10⁻6 को मेगा कहते हैं, और एम्पेयर इंटू वोल्ट हमारे पास वॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 15 मेगावाट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पावर है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। तो बिजली का झटका बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि आसमानी बिजली का जो झटका होता है वो। ठीक है, तो इससे दरख्त जो है बिल्कुल झुलस के रह जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जब भी बिजली गरज रही हो, बहुत ज़्यादा बादल गरज रही हो, आपस में टकरा रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजली चमक रही हो, तो आपने किसी ऐसी चीज़ के करीब नहीं खड़े होना जो जल सकती हो, या जिसके थ्रू बड़ी तेज़ी से करंट जो है वो पास कर सकता हो। ठीक है, देखें ना 15,000 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं जस्ट 40 कूलम चार्ज के गुजरने से। लेकिन देखिए चार्ज बहुत कम, लेकिन करंट फिर भी ज़्यादा। क्यों? चार्ज तो ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टाइम के कम होने से भी करंट ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे चार्ज कम है, चार्ज के ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा नहीं हो रहा 15,000 एम्पेयर, बल्कि वो इतने कम टाइम में, इतने मिली सेकेंड्स में ये काम हो रहा है, जिस वजह से टाइम के बहुत कम होने की वजह से करंट बढ़ रहा है, क्योंकि इसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इसलिए करंट इतना ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ये काम हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने लेना है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें ये बता रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज 7.36 मिलीमीटर। यानी डायमीटर गिवन है कॉपर वायर का, कहते हैं उसका रेजिस्टेंस फाइंड करें अगर उसकी लेंथ 5 किलोमीटर्स है। ठीक है, और जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यानी चार्ज मतलब करंट फ्लो कराने के लिए यूज़ की जा रही है, जबकि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 1.7 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। ठीक है, ये डाटा आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस। तो आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला याद होगा, उसको यूज़ करके हमने ये काम करना है। सबसे पहले डाटा दोबारा से देख लें दफ़ा। डायमीटर आपको कितना गिवन था? 7.36 मिलीमीटर, जिसको मैंने 0.00736 मीटर लिख लिया, मिली को सॉल्व कर दिया था, 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे ले गया इसको, पॉइंट को। लेंथ आपको 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर्स गिवन थी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर गिवन था। रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी आपने। तो फार्मूला ये रहा जो मैं आपको कह रहा था, रो एल ओवर ए, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। ये रो आपके पास क्या है? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है आपके पास। ठीक है, अगर आपको देखा जाए तो एरिया तो गिवन ही नहीं है वायर का, तो एरिया आप खुद से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया आपको पता है ज़्यादातर वायर्स होती हैं, सर्कुलर वायर्स होती हैं ना, तो उनका एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है πr²। ठीक है, लेकिन हमें तो आर गिवन ही नहीं है, हमें तो डायमीटर गिवन है। तो हम आर को क्या लिख सकते हैं? डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आर जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। मैंने आर की जगह d/2 लिख दिया, डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, d/2 का जब स्क्वायर लिया तो ये d² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये 4 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाके 4 रो एल डिवाइडेड बाई पाई d² बना देंगे। अब ये 4 ऊपर कैसे गया? कुछ इस तरह से देखिए, अगर मैं कहूँ रो एल डिवाइडेड बाई पाई d² बाई 4 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो रो एल मल्टीप्लाई बाई 4 ऊपर चले जाएगा, पाई d² नीचे आ जाएगा। तो बन गया ना 4 रो एल डिवाइड बाई पाई d², 4 रो एल डिवाइड बाई पाई d²। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अच्छा, अब हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। 4 अपनी जगह पे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की जगह 1.72 × 10⁻⁸ ओम मीटर, लेंथ की जगह पे 5000 मीटर, 3.14 पाई की जगह पे, और डी की जगह पे 0.00736 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि d² हमारे पास नीचे। ठीक है, d²। अच्छा, अब क्या करना? आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले ऊपर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है, और ये ओम मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई होकर ओम मीटर स्क्वायर बन जाता है। बट और नीचे इनको मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर लेके इसका तो मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर लेना ना मत भूलिएगा, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। स्क्वायर लेके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3.14 करके ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 10⁻⁻4 10⁻⁻4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओहम्स यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट ही हमारे पास आएगा, जो कि आना चाहिए था, तो ओहम्स ही आ रहा है। ठीक है, बाकी कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.002, जिसको मैं राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 लिखूंगा, तो 2 ओहम मेरा रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चौथे न्यूमेरिकल में देखें, आपको ये कहा जा रहा है कि एक 15 ओम का रेजिस्टेंस और एक 75 यानी 75 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया सीरीज़ में, और वोल्टेज जो है वो क्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस जो है 60 वोल्ट है, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज दी हुई है, और कह रहे हैं फाइंड द करंट थ्रू 75 ओम रेजिस्टेंस। वोल्टेज 60 वोल्ट दी हुई है 15 ओम के क्रॉस,
और फाइंड करने का कह रहे हैं करंट 75 ओम के क्रॉस। अरे भाई क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो जो करंट के लिए एक ही बात होता है, तो जो करंट 15 ओम्स के रेजिस्टेंस से गुजरेगा वही 75 ओम्स के रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। ठीक है, तो अगर आप इसके क्रॉस गुजरने वाला करंट निकालें तो वही इसके क्रॉस गुजरने वाला करंट होगा। ठीक है ना, तो इसके क्रॉस गुजरने वाला करंट कैसे निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ से सिंपली, क्योंकि वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट निकल आएगा। तो जरा देखते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको डाटा में क्या गिवन था, एक रेजिस्टेंस 15 ओम का था, एक रेजिस्टेंस 75 ओम का था, दोनों आपस में सीरीज में लगे थे। इसके क्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट थी। ठीक है, और इसके क्रॉस करंट जो कि आई ही था, I1 और I2 सेम ही होंगे, क्योंकि सेम ही करंट जो है वो दोनों से पास करेगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज में हमें पता है I1 I2 के बराबर होता है, जो कि I ही लिखा जाएगा। ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू IR। अगर हमने I निकालना है, जो कि वही I1 वही I2 है, इसके क्रॉस निकालना है I, जो I इसमें से गुजरेगा वही इसमें से गुजरेगा, तो अगर हमने I निकालना है तो R को इधर जाके V के नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ रेजिस्टेंस 1 की, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1 वो किसके बराबर होगी? इसके क्रॉस गुजरने वाले करंट यानी I1 यानी I के, और मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस इटसेल्फ R1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1 लिखो या I लिखो या I2 लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सेम ही। तो V1 इज इक्वल टू I R1। अब चूंकि मैंने I निकालना तो R1 को तो डिवाइड कर दूंगा, तो V1 बाय R1 I के बराबर हो जाएगा। V1 मुझे कितनी गिवन है? 60 वोल्ट। R1 मुझे कितनी गिवन है? 15 वोल्ट, 15 ओम सॉरी। तो 15 4 सा 60 होता है, तो सिंपली डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। वोल्ट्स ओवर ओम्स जो होते हैं 1 एम्पीयर के बराबर होता है। तो यही मेरा I है, यही मेरा I1 है, यही मेरा I2 है, और यही मैंने फाइंड करना था। जो इस 75 ओम्स के रेजिस्टेंस के क्रॉस R2 के क्रॉस गुजर रहा है वो यही I है। ठीक है, जो इसके क्रॉस गुजरता हुआ है। बस इतना सिंपल सा था ये, सिर्फ स्टेटमेंट ट्रिकी थी। डायग्राम बनाने देखे कितनी आसानी होगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग डायग्राम्स बनाया करें बस, क्वेश्चंस के साथ भी, न्यूमेरिकल के साथ भी। डायग्राम से ये होता है कि इवन आपको देख के आपका अंदाजे से भी आप जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14.5 न्यूमेरिकल है हमारा। कहते हैं कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 5 किलो ओम का, 10 का और 15 किलो ओम्स का। इनको डिफरेंट कम्बिनेशंस में आप जोड़ें और आप हासिल करें मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हासिल करें। तो 3 चीज़ें जब भी आपको गिवन होती हैं, 3, तो उसके आपके पास 8 कम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लिख दिए। सबसे पहला कम्बिनेशन मैंने लिखा है तीनों जब आपस में पैरेलल में, R1 पैरेलल टू R2, R2 पैरेलल टू R3, मतलब तीनों आपस में पैरेलल। दूसरा कम्बिनेशन मैंने लिखा है तीनों आपस में सीरीज में हो। तीसरा कम्बिनेशन मैंने लिखा है जब दोनों R1 R2 सीरीज में हो, R3 के साथ पैरेलल में हो। चौथा कम्बिनेशन लिखा है जी R1 R2 पैरेलल में हो और R3 के साथ सीरीज में हो। ठीक है, इसी तरह बाकी भी जितने कम्बिनेशन पॉसिबल थे मैंने वो लिख दिए। बट हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आफ्टर कंबाइनिंग ऑल 3। तो केसेस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने तीनों पैरेलल वाले केस को सॉल्व किया। जब मैं तीनों पैरेलल रखूंगा फिर क्या होगा, जब मैंने तीनों को पैरेलल रखा यानी 1/R मिनिमम, 1/R निकाला, तो वो ऑटोमेटिकली R मिनिमम आएगा, पहले से हमें पता है। क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि जब भी 2 या 3 या कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इवन जो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस अमंग ऑल द रेजिस्टर्स होता है उनसे भी छोटा आता है। तो इससे हमें डाउट था कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तीनों को पैरेलल में रखने से। अच्छा, तो सबसे पहले हमने तीनों पैरेलल, तीनों सीरीज वाले केसेस करने, उसके बाद बाकी देखी जाएगी। तो सबसे पहले हमने तीनों पैरेलल वाला केस किया। तो 1/R इक्विवेलेंट आप निकालें, एंड में उसको बेशक आप R मिनिमम कहते हैं, शुरू में ना कहें, बेशक R इक्विवेलेंट कहें अभी आप बेशक। बट मुझे पता है, हमें मतलब पहले से मालूम है कि मिनिमम ही आएगा, क्योंकि जब तीनों पैरेलल होते हैं तो उन तीनों से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी इवन कम रेजिस्टेंस आता है, तो डेफिनेटली मिनिमम आना चाहिए, आएगा। और सीरीज़ में उलट होता है, सीरीज़ में तीनों को सीधे सीधा ऐड करना होता है। तो जब तीनों सीरीज़ वाला केस मैंने दूसरे नंबर पे लिया तो उसमें तीनों को सीधे सीधा ऐड किया तो R मैक्सिमम आएगा, क्योंकि तीनों को जमा करके जब आंसर आएगा तो तीनों का मिला के आएगा, तो तीनों से बड़ा ही आएगा इंडिविजुअली भी, 5 से भी बड़ा, 10 से भी बड़ा, 15 से भी बड़ा, तो 30 आया। देखिए, तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 को मैंने सॉल्व किया, कैलकुलेटर से किया। तो 1/R मिनिमम इज इक्वल टू 11/30 किलो ओम्स आया। इसको इन्वर्टेंडो लगाया तो 30/11 मेरे पास 2.72 आया था। R मिनिमम कितना आ गया? 2.72 किलो ओम्स आ गया। और R मैक्सिमम तीनों को सीरीज में सीधे सीधे ऐड करेंगे, R2, R1, R3 को तीनों को ऐड करेंगे, 5, 10, 15, 15, 5, 20, 20, 10, 30 किलो ओम्स आपके पास सीरीज रेजिस्टेंस आ जाएगा इन सबका इक्विवेलेंट। तो ये मैक्सिमम ही आ रहा है।
तो ठीक है, हमें यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंसेज मिले, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करने से मिनिमम रेजिस्टेंस मिला, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करने से मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल गया। अब बात यह है कि बाकी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उनको किस तरह चेक किया जाए। अब तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे तीसरा वाला केस लेते हैं, R1 और R2 को सीरीज में रखते हैं और R3 को पैरेलल में रखते हैं। ठीक है, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस किस तरह है, R1 और R2 को हमने सीरीज में रखना है और R3 के साथ पैरेलल ले लेना है उसका। ठीक है, R1 और R2 सीरीज में तो 5 + 10 15 किलो ओम्स आ जाएगा। तीसरे के साथ ये पैरेलल में, जब R3 के साथ ये दोनों पैरेलल में होंगे तो हम किस तरह करेंगे इसको, हम 1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का जो आंसर है 1 डिवाइडेड बाई R1 R2 की सीरीज प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3 खुद, ये हम पैरेलल कम्बिनेशन निकाल रहे हैं R1 R2 की सीरीज का R3 के साथ। ठीक है, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट आएगा, इसको मैं 1 डिवाइडेड बाई आंसर करता हूँ तो मेरे पास क्या आया 7.5। ठीक है, 7.5 किलो ओम्स आया, जो कि देखें अगेन 2.7 से बड़ा है, 7.5 किलो ओम्स। ठीक है, तो इसका मतलब है इसने मुझे मिनिमम आंसर नहीं दिया, ना ही मैक्सिमम दिया, यानी 30 किलो ओम से ज़्यादा भी नहीं दिया। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैंने पहले दो को सीरीज में रख के तीसरे के साथ पैरेलल किया था, अब मैं पहले दो को पैरेलल में रखता हूँ, केस 4 करता हूँ और तीसरे के साथ सीरीज में करता हूँ। पहले दो को पैरेलल में रखने का मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम्स प्लस, ये मैं किलो नहीं लिख रहा साथ, सिंपली फिक्स के किलो के बगैर कर रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, इससे हमारे पास आ गया 3/10, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है, इसको 1 डिवाइडेड बाई आंसर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास पहले दो का आपस में पैरेलल का। अब इसको सीरीज में करना है तीसरे के साथ, तो तीसरा 15 किलो ओम्स था, तो ऐड करेंगे हमारे पास टोटल आ गया 18.3 किलो ओम्स। अभी भी ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो ना ही मिनिमम मिला ना ही मैक्सिमम मिला। इसी तरह बाकी कम्बिनेशंस को भी जब सॉल्व करेंगे तो आपको फिर भी यही पता चलेगा कि सबसे मिनिमम जो है वो तीनों को पैरेलल में लगाने से आता है और सबसे मैक्सिमम जो है तीनों को सीरीज में लगाने से आता है। ठीक है, तो बाकी कम्बिनेशन भी आप चेक करें और इसका स्क्रीनशॉट लें अगर लेना है तो, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 14.6 न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि दो रेजिस्टेंस है 20 ओम्स एंड 40 ओम्स के, और सीरीज़ में लगे। ठीक है, 50 वोल्ट बैटरी के साथ, कहते हैं फाइंड दी पावर एंड करंट इन ईच रजिस्टर। अच्छा, ये तो एक समझे पार्ट है कि 50 वोल्ट बैटरी के साथ 20 और 40 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा हुआ है और उसके क्रॉस करंट और उन दोनों की पावर फाइंड करनी है, दोनों रजिस्टर्स की आपने। ठीक है, दोनों रजिस्टर्स के क्रॉस। लेकिन साथ ही 6 क्वेश्चन में एक और स्टेटमेंट दी हुई है इन्होंने, कहते हैं कि फाइंड दी करंट एंड पावर फॉर ईच रजिस्टर इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मतलब इस 14.6 को हमने दो दफ़ा सॉल्व करना है, एक दफ़ा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 20 एंड 40 ओम्स रेजिस्टेंस लेके, एक दफ़ा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 40 ओम्स एंड 20 ओम्स लेके। ठीक है, तो पहले हम सीरीज वाले कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें हमारे पास डाटा किस तरह गिवन है जी, दो रेजिस्टेंस है 20 ओम्स और 40 ओम्स के, वोल्टेज 50 वोल्ट है, करंट भी फाइंड करना है दोनों के क्रॉस, पावर भी दोनों की निकालनी है। सबसे पहले ए पार्ट में हम दोनों के क्रॉस करंट निकालते हैं, चूँकि दोनों सीरीज़ में, तो जो I1 होगा वही I2 होगा, जो करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा वही उस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, क्योंकि सीरीज़ में पाथ एक ही होते हैं, हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा भी है। तो I1 I2 I के ही बराबर होंगे, तो I दोनों के लिए सेम होगा। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, इक्विवेलेंट IR होगा तो R इक्विवेलेंट लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट हमने लिया। ठीक है, लेना है, मतलब I जो हम निकालेंगे वही I1 वही I2 होगा, दोनों रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, उसके लिए रास्ते में जो रेजिस्टेंस है वो पूरी की पूरी R इक्विवेलेंट है, यानी दोनों के दोनों रेजिस्टेंस उस करंट के रास्ते में आएंगे 50 वोल्ट देने पर, तो हम R इक्विवेलेंट लेंगे यहाँ पे। और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है सीरीज़ में, दोनों का सीधा सीधा सम R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 V के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो I किसके बराबर आ जाएगा, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, करंट निकलेगा I1 I2 के बराबर होगा, जो कि I है 0.83 एम्पेयर। अब आपने रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर निकालनी है, पावर डेसिपेटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो बी पार्ट में हम पावर निकालने जा रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम है क्रॉस द रेजिस्टेंस हम पावर किस तरह निकालते हैं, P इक्वल टू I²R फार्मूला से। तो जब हमने पावर 1 पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर निकालनी है R1 के क्रॉस यानी 20 ओम्स के क्रॉस, तो हम I²R1 रखेंगे, और जब हमने R2 के क्रॉस पावर निकालनी है P2 तो उसको हम I²R2 रखेंगे। तो हम यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करते हैं 0.83 एम्पेयर, उसका स्क्वायर लेते हैं, रेजिस्टेंस 20 ओम से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.69 इसका स्क्वायर करके आ गया, एम्पेयर स्क्वायर आ गया, 20 ओम्स हमारे पास रेजिस्टेंस था।
एम्पेयर स्क्वायर में से 1 एम्पेयर अलग कर दे, 1 एम्पेयर एम्पेयर ओम के साथ लिख देते हैं। एम्पेयर इंटू ओम वोल्ट बन जाएगा, एम्पेयर इंटू वोल्ट फिर मिलके पावर बन जाएगी यानी वाट बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स तो आप कैलकुलेटर के साथ कर ही लेंगे और इसी तरह P2 भी आप फाइंड कर लेंगे। तो अब जाएंगे हम 14.6 के सेम रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल वाले कम्बिनेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब पैरेलल वाला पार्ट है बी पार्ट, जिसमें वही दोनों रेजिस्टेंसेस हैं बट पैरेलल में अब। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब आपको पता है पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, तो अब I1 और I2 डिफरेंट होंगे, तो V इक्वल टू IR के मुताबिक I इक्वल टू V बाई आर लेकर हमने क्या करना है, V दोनों को हमने पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो V दोनों को हमने सेम दिया 50 वोल्ट। ठीक है, बट दोनों के रेजिस्टेंस से जब डिवाइड किया तो V डिवाइड बाई R1 से I1 आ गया और V डिवाइड बाई R2 से I2 आ गया। अब I1 2.5 एम्पेयर आया, I2 1.25 एम्पेयर आया। अब इन आइज को यूज़ करके I1 के स्क्वायर R1 से मल्टीप्लाई करवा के P1 निकाल ली, पावर निकाल ली। ठीक है, जिस तरह प्रीवियस पार्ट में बाकी किया। और I2 डिफरेंट आया 1.25, पहले I दोनों सेम थे अब दोनों डिफरेंट है I। ठीक है, तो इसलिए दोनों की पावर्स अब डिफरेंट 1.25, एक इसकी I वोल्ट, इसकी 62.5 आ गई। ठीक है, तो इस तरह ही हमारे पास पैरेलल वाला भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों के क्रॉस पावर भी आ गई और दोनों की करंट्स भी निकाल ली हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल अगर आप 7 देखें तो ये वही पहले वाली आपकी बुक की तरह है जो अपने पहले भी टीचर्स ने आप लोगों को करवाया होगा। 4 किलो ओम रेजिस्टेंस और 6 किलो ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 10 वोल्ट बैटरी है और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये सब निकालना है आपने। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी और करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस ये आपने फाइंड करना है। और यही एक न्यूमेरिकल आपने दोबारा करना है, बट अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन सीरीज। अभी आपने पैरेलल के लिए किया, अब सीरीज के लिए करेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स यानी ये क्वेश्चन 7 दो दफ़ा करना है आपने, एक दफ़ा सीरीज कम्बिनेशन के लिए, एक दफ़ा पैरेलल कम्बिनेशन के लिए। तो ये आपने अपने ऑन पे करना है, आपने खुद करना है पिछली बुक से। ठीक है, मैं भी इस वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इनके अंदर एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट मैं 8th न्यूमेरिकल करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो 8th न्यूमेरिकल आप देखें उसमें क्या कह रहे हैं कि 30 LEDs हैं, 12 वाट की हर LED है। ठीक है, 10 घंटे डेली चलती है। 5 फैंस हैं, 50 वाट का एक फ़ैन है, 18 घंटे डेली चलता है। अगर बिजली का बिल पर यूनिट देखा जाए, अगर एक यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर 15 रुपये का है, 15 PKR का है, तो पूरे महीने का बिल निकालें और पूरे महीने में यूज़ होने वाली एनर्जी निकालें। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स यानी किलोवाट आवर्स यूज्ड फॉर अ मंथ। ठीक है, फॉर दिस डिवाइसेस, इन डिवाइसेस के लिए। और अगर 15 रुपये रेट है इलेक्ट्रिकल यूनिट का 1 किलोवाट आवर का, तो मंथली बिल यानी एक्सपेंडिचर निकालें इनकी वजह से, यानी 30 डेज़ का आपने मंथ कंसिडर करना है, 31 डेज़ का नहीं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें डाटा में आपको क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर कितनी है, ₹15। टोटल एनर्जी आपने फाइंड करनी है कंज्यूम, टोटल एनर्जी पर मंथ, और बिलिंग मंथली बिल आपने फाइंड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेबल बनाया जिसमें आपको डिवाइसेस दी गई हैं, LEDs और फैन। 30 नंबर ऑफ LEDs हैं और 5 नंबर ऑफ फैंस हैं। पावर उनकी 12 वाट है और 50 वाट है, फैंस की 12 वाट है LED की। टाइम ऑफ यूज जो है आवर में उनका 10 आवर्स और 18 आवर्स है। ठीक है, हमने करना क्या होता है, हमने बेसिकली एनर्जी निकालनी होती है, W फाइंड करना होता है। हमें पता है पावर होता है W डिवाइडेड बाई टाइम, कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज करता है एक बल्ब या एक फ़ैन। ठीक है, या कोई भी डिवाइस, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये कैसे निकलेगी, अगर मैं टाइम को उधर पावर के साथ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास W निकल आएगा। सही है, तो आपने W किस तरह फाइंड किया, पावर मल्टीप्लाई T करके। अगर हम यहाँ पे देखें टोटल एनर्जी कितनी यूटिलाइज होगी पर डे के हिसाब से देखें, तो जो LEDs एनर्जी यूटिलाइज करी है प्लस जो फैन एनर्जी यूटिलाइज करें। और ये आप किस तरह निकाल सकते हैं, वैसे अगर एक डिवाइस की बात करें तो पावर मल्टीप्लाई टाइम कर सकते हैं, उस डिवाइस की पावर मल्टीप्लाई उस डिवाइस का टाइम। लेकिन जब n नंबर ऑफ डिवाइसेस लगी हुई हैं तो n LEDs मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई उनका टाइम, प्लस n नंबर ऑफ फैंस मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई टाइम से एनर्जी यूटिलाइज बाय फैन, एनर्जी यूटिलाइज बाय LEDs आ जाएगी पर डे के हिसाब से। ठीक है, पर डे पे तो टोटल वर्क डन पर डे कितना होगा, या टोटल एनर्जी कितनी होगी कंज्यूम पर डे। 30 नंबर ऑफ LEDs मल्टीप्लाई 0.012 किलो वाट, यानी मैंने इस वाट को 12 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस जब पीछे रहूँगा तो 0.012 आ जाएगा किलो वाट में। ठीक है, इसी तरह 0.05 किलो वाट आ जाएगा मेरे पास फ़ैन के लिए पावर किलो वाट में। ठीक है, तो 5 फैंस हैं, ये किलोवाट में पावर है और 18 आवर्स उसका टाइम ऑफ यूज़ है। तो ये भी किलोवाट आवर्स बन गए, ये भी किलोवाट आवर्स बन गए, दोनों किलोवाट आवर्स पे ऐड करेंगे तो टोटल किलोवाट आवर यूटिलाइज्ड बाय द डिवाइसेस क्या बन जाएगा, टोटल
एनर्जी कंज्यूम बाय द डिवाइसेस पर डे कितनी बन जाएगी, 8.1 किलोवाट आवर बन जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके ये आंसर आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, दोनों को ऐड करें, जो आंसर आएगा 8.1 किलोवाट आवर आएगा। अगर यही पावर हमने जो एनर्जी कंज्यूम पर मंथ निकालनी है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक महीने के लिए। महीने की निकालनी है तो एक दिन की, एक दिन 30 दिन से मल्टीप्लाई कर दे तो एक दिन के बजाय 30 दिन का आंसर आ जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई 8.1 करेंगे किलोवाट आवर, तो 243 किलोवाट आवर पर मंथ की एनर्जी यूटिलाइज्ड आ गई। बट आपने एनर्जी यूटिलाइज तो निकाल ली पर मंथ 243 किलोवाट आवर, लेकिन आपने बी पार्ट में क्या निकालना था, मंथली बिल भी निकालना था। तो मंथली बिल किस तरह निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स के मंथली बिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है, ₹15 पर किलोवाट आवर ना, 1 किलोवाट आवर की ₹15 हमारे पास कॉस्ट है। तो मंथली बिल कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको जितने किलोवाट आवर्स हमने कंज्यूम किए हैं पर मंथ, यानी WT डिवाइडेड बाई मंथ, एनर्जी कंज्यूम पर मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम की थी, अभी हमने निकाली थी 243 किलोवाट आवर्स, यानी टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स कितने थे, 243 यूनिट्स थे। तो 243 किलोवाट आवर एनर्जी हमने यूटिलाइज की। तो अगर मैं देखा जाए तो 1 किलोवाट आवर की 15 रुपये, तो 243 किलोवाट आवर की कितने रुपये होगी, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आपस में आप। तो 243 मल्टीप्लाई 15 करने से 3645 आपके पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है आपका पूरे मंथ का। ठीक है, तो ऐसे आप अपना बिल घर का भी निकाल सकते हैं अगर आपको सारी डिवाइसेस की पावर्स पता है, और अगर आपको एग्जैक्टली टाइम ऑफ यूज़ पता है या एस्टिमेटेड टाइम ऑफ यूज़ पता है, तो आप इसी तरह उनकी पावर्स को, टाइम को, और कितने नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आपके घर उससे लगी हुई हैं उन सब को आप इसी तरह ऐड करें, उनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करें उन नंबर ऑफ़ डिवाइसेस को, और मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ करें डेली का, तो आपके पास पर डे की आएगी, उसको मल्टीप्लाई 30 करें, पर मंथ की आपके पास एनर्जी कंज्यूम्ड आएगी। उसको आजकल के हिसाब से जो यूनिट चल रहा है, बिजली का 1 यूनिट चल रहा है, उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पूरे महीने का अपने घर का बिल भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप एस्टिमेटेड बिल अपने घर का निकाल सकते हैं। बाकी 14.7 आपने खुद करना है न्यूमेरिकल। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।